एपिसोड स्टार्ट होता है और हम प्लेनेट मार्स को देखते हैं, जिसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उस पिरामिड माइन को अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए स्कैन कर रहा होता है। उस माइन को पूरी तरह से स्कैन कर लेने के बाद लुओ फेंग बुबाता से कहता है स्कैनिंग कंप्लीट, जिसे सुनकर बुबाता खुश हो जाती है और कहती है तो फिर ठीक है, चलो लूटमार शुरू करते हैं। ये कहते हुए बुबाता बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस माइन के अंदर चली जाती है, तो फेंग भी उसके पीछे पीछे उस माइन के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों उस माइन के अंदर आ जाते हैं और वहां पर आकर अपने आसपास देखने लगते हैं, तो वहां पर उन्हें बहुत सारे क्रिस्टल्स नजर आते हैं, जिन्हें देखकर बुबाता और लुओ फेंग दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बुबाता कहती है चलो इन सबको कलेक्ट करते हैं। फेंग उस माइन को एक्सप्लोर करने लगता है, तो बुबाता वहां पर पड़े हुए क्रिस्टल्स के ऊपर गिर जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और उन क्रिस्टल्स के साथ खेलने लगती है। अब वहां पर पड़े हुए इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को देखकर फेंग अपनी स्टोरेज रिंग को यूज करता है और उसे यूज करते हुए वहां पर एक पोर्टल बना लेता है, जिसके बाद फेंग वहां पर पड़े हुए सभी के सभी क्रिस्टल्स को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतने ज्यादा क्रिस्टल्स होते हैं कि इन सब के लिए तो ये बहुत ज्यादा थे। उन सभी क्रिस्टल्स को फेंग अपनी स्टोरेज रिंग का यूज करते हुए एक पोर्टल बनाकर पिरामिड के अंदर से बाहर निकाल रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बुबाता उन सभी क्रिस्टल्स को यहाँ पर आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। माइन के अंदर मौजूद सभी क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेने के बाद बुबाता और लुओ फेंग दोनों ही उन क्रिस्टल्स के पहाड़ के नीचे दब जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स के कितने सारे पहाड़ लगे होते हैं। बुबाता और लुओ फेंग दोनों ही उन क्रिस्टल्स के पहाड़ों के ऊपर लेटे होते हैं, तो फेंग उससे कहता है बुबाता हमारे पास ये कितने क्रिस्टल्स आ गए हैं। तो बुबाता इन सभी क्रिस्टल्स को कैलकुलेट करते हुए लुओ फेंग को बताती है 2.34 टन C8 ग्रेड के मेटल हैं, जबकि 33,600 टन B8 ग्रेड के मेटल्स हैं और जो A8 ग्रेड के मेटल्स हैं वो तो काउंटलेस हैं। ये सब बुबाता बहुत खुश होते हुए बता रही होती है, तो फेंग उससे कहता है चलो अब हम इन सब को अपनी स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर लेते हैं और फिर जल्दी से अर्थ पर वापस चलते हैं। फेंग की ये बात सुनकर बुबाता उससे कहती है जरा एक मिनट रुको, तुम सबसे बिगेस्ट ट्रेजर को भूल गए हो। जिस पर फेंग हैरान होते हुए उससे पूछता है कौन सा ट्रेजर, और अपने आसपास देखने लगता है तो उसे तो वहां पर कोई भी ट्रेजर नजर नहीं आता। तो वो कहता है हमने तो यहाँ पर सब कुछ ही साफ कर दिया है। तो बुबाता उसे इस तरह से हैरान होते हुए देखकर ऊपर हवा में चली जाती है और कहती है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो ये वेन्स नहीं है और ना ही ये स्टोर्ड किया हुआ मटेरियल है, बल्कि वो है ये खुद पिरामिड, जो पूरी तरह से इधर गोल्ड क्रिस्टल से बनाया गया है। बुबाता की ये बात सुनकर फेंग भी समझ जाता है कि वाकई ही यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रेजर तो यही पिरामिड है, और फिर वो अपनी स्टोरेज रिंग को यूज करते हुए एक बड़ा सा पोर्टल बनाता है। तो बुबाता उस पोर्टल को और भी ज्यादा बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से वो पिरामिड सारा का सारा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और लुओ फेंग की स्टोरेज रिंग में स्टोर्ड हो जाता है। इसी के साथ साथ फेंग वहां पर पड़े हुए सारे के सारे मेटल्स के पहाड़ों को भी अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है, और उन सभी को स्टोर कर लेने के बाद फेंग अपनी स्टोरेज रिंग की तरफ देखते हुए काफी खुश होता है। तो बुबाता से कहती है चलो अब चलते हैं, हमने यहाँ पर अपना सारा काम निपटा दिया। बुबाता की इस बात पर फेंग हाँ में सर हिलाता है और फिर वो अपने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X-21 में बैठकर मार्स से निकल जाते हैं और फिर मार्स के ऑर्बिट में से होते हुए जाने लगते हैं। वो दोनों अपने स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने स्पेसशिप को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है कि वो मार्स से अर्थ की तरफ खुद ब खुद ही जाए। ऐसा करने के बाद वो बुबाता से बात करने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि बुबाता तो उस पिरामिड को लेकर दीवानी हुई होती है और वो उस पिरामिड को हासिल करके इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो उस पिरामिड को चूम रही होती है। उसकी खुशी का तो यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं था, और जो मेटल उन्होंने उस पिरामिड के अंदर से कलेक्ट किया है वो उस मेटल को अपने वर्चुअल वर्ल्ड में लाकर उसके ऊपर भी ऐसे लेट रही होती है जैसे कि उसे यहाँ पर बहुत आराम मिल रहा हो। बुबाता को ऐसा करता हुआ देखकर फेंग भी मुस्कुराने लगता है, और फिर इसके बाद लुओ फेंग और बुबाता दोनों ही पार्टी करने लगते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंक करते हुए फेंग बुबाता से पूछता है बुबाता तुमने तो मुझसे कहा था कि A8 ग्रेड मेटल मेरी गोल्डन ऑन बहमूद बॉडी कल्टीवेशन के लिए जरा भी हेल्पफुल नहीं है। अगर वो क्रिस्टल्स मेरे लिए फायदेमंद नहीं है तो हमने उन्हें इकट्ठा करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की। बुबाता तो यहाँ पर खुश होते हुए अपनी वाइन को एंजॉय कर रही होती है, पर फेंग की ये बात सुनकर वो भी उस पर चिढ़ने लगती है और अपनी टेल से उसके सर पर मारते हुए कहती है मैंने तुम्हें बताया तो था, क्या तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। अब तुम मुझे बताओ यिनलैंड एम्पायर इन क्रिस्टल्स को स्टोर करके किस काम के लिए यूज करते थे। बुबाता का ये क्वेश्चन सुनकर फेंग इसके बारे में सोचते हुए कहता है वो लोग इन्हें फोर्जिंग के लिए यूज किया करते थे और ट्रेडिंग के लिए यूज किया करते थे। जिस पर बुबाता उसे कहती है यस तुमने सही कहा, हालांकि ये इधर क्रिस्टल गोल्ड इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये जितनी ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है ये बहुत ही बड़ी रकम बन सकते हैं, ये हमारे लिए एक फॉर्चून हो सकता है। अगर हम इन्हें यूनिवर्स कॉस्मिक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, और इस करेंसी को यूज करते हुए तुम अपने लिए न्यूट्रिएंट पोर्ट्स को खरीद सकते हो, जिसे यूज करते हुए तुम अपने फिजिकल
एट्रीब्यूट्स को इनहेंस कर सकते हो, या फिर तुम इसे यूज करते हुए हाई लेवल के फिजिकल वेपन्स ले सकते हो जिससे तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी। इसके अलावा तुम इस करेंसी को यूज करते हुए अपनी क्लाउड वाइन को भी अपग्रेड करके इवॉल्व करवा सकते हो। ये कहते हुए तो बुबाता वहां पर नागिन डांस करने लगती है, तो बुबाता को इस तरह से करते हुए देखकर वहां पर लुओ फैंग की क्लाउड वाइन भी बाहर आ जाती है और वो भी बुबाता को कॉपी करने लगती है। तो फैंग तो वहां पर उन दोनों पर हंसने लगता है कि ये दोनों भी ना। अब इस हंसी मजाक के बाद बुबाता उसे बताती है कि अगर तुम यूनिवर्स में कदम रखना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। तो फैंग उसे कहता है, हाँ मैं समझ गया, जब हम अर्थ छोड़कर जाएंगे तो पैसा हमारी जरूरत रहेगी। वो दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी स्पेसशिप का ऑटो पायलट लुओ फैंग से स्पीड बढ़ाने की परमिशन मांगता है, जिस पर लुओ फैंग परमिशन देने के लिए स्पेसशिप के कंट्रोल सिस्टम के पास जाता है और वहां पर स्क्रीन पर लुओ फैंग के सामने स्पीड बढ़ाने के 6 ऑप्शंस आ रहे थे, जिसमें सबसे पहला था स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड, सबसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड, सब लाइट स्पीड और हाइपर लाइट स्पीड। फैंग का स्पेसशिप तो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट चल सकता है। इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए फैंग सुपरसोनिक मोड को एक्टिवेट कर देता है। उस मोड के एक्टिव हो जाने के बाद स्पेसशिप का ऑटो पायलट अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। प्रोटेक्शन शील्ड को कम्प्लीटली बना लेने के बाद वो स्पेसशिप अपने सुपरसोनिक स्पीड को एक्टिवेट कर देता है और फिर बड़ी ही तेजी के साथ वॉर्म होल बनाते हुए अर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। स्पेसशिप वॉर्म होल से गुजर रहा होता है कि तभी बुबाता लुओ फैंग के पास आती है और कहती है, हमारे मास्टर ने मरने से पहले ये 3 अकाउंट तुम्हारे लिए बनाए थे जो सिर्फ तुम्हारे ही हैं। उन्होंने ये तीनों अकाउंट वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क के थ्रू तैयार करवाए थे। तुम्हें इन अकाउंट्स को यूज करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जरूरत है और जब तुम वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लोगे तो फिर तुम इसमें पड़े हुए सभी पैसों को क्लेम कर पाओगे। लिहाजा जब तक तुम स्टार लेवल तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारे ये जमा किए हुए क्रिस्टल्स ही तुम्हारे लिए एक लौता सोर्स ऑफ इनकम है। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग फिर से कुछ सोचने लगता है और कहता है, मास्टर हु जानबू। बुबाता, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था मास्टर हु जानबू ने आखिर इंटरस्टेलर फ्लीट को क्यों डिस्ट्रॉय किया। जिस पर बुबाता फैंग को समझाते हुए कहती है कि जब मास्टर ने पूरे इंटरस्टेलर फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर मार्स पर मौजूद जितने भी ट्रेजर्स थे और ये पिरामिड था और जितने भी क्रिस्टल थे वो सारे के सारे मार्स पर ही स्टक हो गए। मास्टर के पास और कोई चॉइस नहीं थी। हालांकि मेरे मास्टर अनडाइंग लेवल के पावर हाउस थे, पर उस समय उनका सामना उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमी से हुआ जिससे फाइट करते करते वो शदीद जख्मी हो गए। तो उन्होंने अपने उस इतने ज्यादा पावरफुल एनिमी से बचने के लिए अपनी पावर्स को यूज करते हुए सोलर सिस्टम में मौजूद आसपास के स्टार सिस्टम को पूरी तरह से छुपा दिया ताकि इस यूनिवर्स में कोई भी पावरफुल एंटिटी इस जगह को ना ढूंढ पाए। इसीलिए उन्होंने अपनी पावर्स को यूज करते हुए इन सभी सियारों को एक खाली जगह में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से बाहर के लोगों को ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, ये बिल्कुल एक खाली एरिया है। मास्टर ने इंटरस्टेलर फ्लीट को खुद को बचाने के लिए डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि अगर इंटरस्टेलर फ्लीट यहाँ पर रहता तो ये जगह छुपी हुई नहीं रहती, कोई ना कोई इस जगह को ढूंढ ही लेता उन इंटरस्टेलर फ्लीट्स की वजह से। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग कुछ सोचते हुए कहता है कि पूरे का पूरा इंटरस्टेलर फ्लीट एक अनडाइंग लेवल पावर हाउस ने खुद को बचाने के लिए उड़ा दिया और उनका नामो निशान मिटा दिया। ये सोचते हुए फैंग गहरी सोच में खो जाता है। फैंग यहाँ पर सोच रहा होता है तो वहीं उसका स्पेसशिप वर्म होल से होते हुए अर्थ के पास पहुंच जाता है और वो वहां पर मॉनिटर पर फैंग को दिखा रहा होता है कि हम कुछ ही देर में अर्थ पर पहुंच जाएंगे। तब बुबाता फैंग के पास आते हुए उससे कहती है, तुम इतना क्या सोच रहे हो, अर्थ अभी भी वैसी ही है। एक बार अगर किसी ने इस छुपी हुई जगह को ढूंढ लिया तो फिर ये पूरी अर्थ पहले की तरह ही बन जाएगी, जैसे कि पहले यिनलैंड किंगडम के लिए ये लाइफ स्टॉक हुआ करती थी। हाँ, ये पूरी अर्थ एक चीज में बदल जाएगी। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो इस चीज को हासिल करेगा और जब वो इसे हासिल कर लेगा तो फिर वो फ्रीली डिसाइड कर सकता है कि अर्थ पर मौजूद इंसानों के साथ क्या करना है, इन्हें मारना है या जिंदा छोड़ना है या फिर इन्हें बेचना है। वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि अब ये पूरी अर्थ उसी की है। तुम ह्यूमंस की लाइफ और डेथ उसके हाथ में होगी। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये बहुत बुरा होगा। इसलिए वो कहता है कि अब मेरा गोल है कि मुझे इस छुपी हुई जगह को डिस्कवर्ड होने से पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है। इससे पहले कि इस यूनिवर्स में मौजूद कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी इस जगह को ढूंढे, मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा। ये कहने के बाद बुबाता और लुओ फैंग दोनों ही अर्थ पर चले जाते हैं। अब व्यू चेंज होता और हम देखते हैं बेस सिटी को, जहाँ पर न्यूज आ रही होती है और वहाँ पर वह न्यूज रिपोर्टर बता रहा था एक्सट्रीम मार्शल हॉल ने यह कंफर्म किया है कि लीडर होंग और वॉरियर ली शैन, जिन्होंने गोल्डन हॉर्न बहमूद के अगेंस्ट बहादुरी से मुकाबला किया, खबर ये है वो दोनों अब होश में आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करना शुरू किया है। हैंगजिया मिलिट्री ने कहा है कि उनके होश में आने की ये न्यूज हमारी ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। सिटी में मौजूद लोग ये न्यूज सुनकर खुश हो रहे होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये न्यूज
सभी के सभी बड़े बड़े वॉरियर्स भी देख रहे होते हैं। अब हमें इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शैन पूरी तरह से होश में आ चुके होते हैं और फिर वो हैंगजिया हेडक्वार्टर से बाहर आकर वॉरियर बीस्ट, एल्डरिजाओ और वॉरियर फ्रोस्ट से मिल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लुओ फेंग भी अपने स्पेसशिप में आ जाता है और अपने स्पेसशिप से बाहर निकलकर भागकर लीडर होंग की तरफ आने लगता है और कहता है मास्टर होंग। ये कहते हुए लुओ फेंग भागते हुए आकर लीडर होंग के गले लग जाता है। लीडर होंग भी लुओ फेंग को देखकर खुश होते हैं। फेंग के साथ साथ यहाँ पर और भी वॉरियर्स आए होते हैं जो कि सभी लीडर होंग के वफादार होते हैं। फेंग तो यहाँ पर लीडर होंग के गले लगकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी लीडर होंग लुओ फेंग से कहते हैं जब हम यहाँ पर नहीं थे तुमने सभी मामलात को संभाला, वाकई में ही तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है। जब मैं और ली शैन उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ मॉन्स्टर से फाइट करते हुए डीप स्लीप में चले गए तब तुमने हमारी जान भी बचाई और फिर तुमने खुद उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को मारने के लिए अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, इवन कि तुमने उसे मारने के लिए अपनी जान तक दांव में लगा दी। इसके अलावा मुझे ये भी पता चला है कि चाओस के दौरान जब वो 3 बड़े एल्डर्स यहाँ पर तबाही मचा रहे थे तो तुमने उनको भी अच्छे से संभाला। हर बार ईच एंड एवरी टाइम जब भी ह्यूमैनिटी पर खतरा आया तुमने हमेशा इंसानियत को बचाया है, जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कहते हुए वहाँ पर लुओ फेंग का शुक्रिया भी अदा करते हैं, जिस पर लुओ फेंग सारा क्रेडिट खुद ना लेते हुए उनसे कहता है मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता था और यहाँ पर नहीं पहुँच सकता था बिना इन सभी लोगों के। इन सब ने मेरी बहुत सपोर्ट की। लुओ फेंग की ये बात सुनकर वो सभी लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। अब वॉरियर ली शैन आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग से कहते हैं चलो लुओ फेंग अब इतने ज्यादा पोलाइट भी मत बनो। ये कहते हुए वो लुओ फेंग को अपने साथ हेडक्वार्टर्स के अंदर ले जाने लगते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारी वेडिंग मिस कर दी तो इसलिए एज अ कंपनसेशन मुझे तुम्हारे साथ प्रॉपरली सेलिब्रेट करना है, तो इसलिए चलो हम ड्रिंक करते हैं। उनके साथ वहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो सभी ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। अब लीडर होंग उन दोनों को जाते हुए देखकर खुश हो रहे होते हैं और अपने मन में सोचते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट के बाद हमें अर्थ के मॉन्स्टर से अब कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन ऊपर अबव द स्काई स्पेस जो कि मिस्टीरियस है, मैं नहीं जानता कि वहाँ पर कौन कौन से खतरे हमसे छुपे हुए हैं या फिर आने वाले हैं। वो जगह बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कोई डार्क फॉरेस्ट। हम अभी भी नहीं जानते कि वहाँ पर कितने अननोन खतरे छुपे हुए हैं। ये सब सोचने के बाद लीडर होंग भी चलते हुए हेडक्वार्टर्स के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।